ओके, जी लेट्स सर। कंटिन्यू जी क्लास। तो मुझे कौन बताएगा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? सर आर्टिकल्स पढ़े थे ना। आर्टिकल्स पढ़े थे। 30 हमने। जी सर, 30 आर्टिकल्स आर्टिकल्स। पढ़े थे। जी सर। जी। फ्रॉम ह्यूमन राइट्स। ऑन ह्यूमन राइट्स। जी ऑन ह्यूमन राइट्स हमने आर्टिकल्स पढ़े थे। वेरी जी गुड। सर। और ये हमने यूएन के आर्टिकल्स पढ़े थे। जी यूएन सर। डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ऐसा ही कुछ है। जी जी सर। सर। तो इन आर्टिकल्स में आपने क्या सीखा? व्हाट वाज योर लर्निंग फ्रॉम दीज आर्टिकल्स? हमें अपने राइट्स का पता चला। ओके, सर आपको ये कौन कौन से राइट हैं? गुलाम नहीं बनाना। नो स्लेवरी, ओके, देन इक्वलिटी। इक्वलिटी, हर किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट देना। रिलीजन को रेस्पेक्ट देना, वेरी गुड, ओके, एंड जी, और आपकी लाइफ पे आपका ही हक है, आप अपने डिसीजन खुद कर सकते हैं। ओके। इंडिपेंडेंट। नाउ टेल मी जस्ट वन थिंग कि आपके जो कोर्स, क्योंकि हमारी ये सेकेंड लास्ट क्लास है और नेक्स्ट क्लास में मे बी वी रिवाइज, क्योंकि जो हमने कोर्स कंटेंट बनाया था कोविड के दौरान, तो वो आज कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और उसके बाद हमारी फिर कोई क्लास टॉपिक नहीं रहता है। हम कोर्स आउटलाइन में नया टॉपिक रिवीजन ऐड का कर सकते हैं। सर, हम रिवीजन का रख देते हैं ना नेक्स्ट वाला। जी ठीक सर, है, रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो जी हम इसके पूरी जो आपका फाइनल टर्म है उसकी रिवीजन कर लेंगे। तो लेट मी जी आस्क अ क्वेश्चन कि वेदर इट वाज बेनिफिशियल टू यू इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एथिक्स। एथिक्स सीख के आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, या जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हम सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करते हैं? बहुत कुछ सर मैं हमारी लाइफ सर पे बहुत इफेक्ट हुआ फायदा है। हुआ है। जी सर। वन बाय वन। एक टाइम पे एक स्टूडेंट सर दे, ताकि मुझे क्लियरली समझ आए कि आप क्या कहना चाहते हैं। जी, सर सर मैं हम बताऊं। प्रोएक्टिव बन गए हैं। क्या बन गए हैं? प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बन गए हैं, वेरी गुड। एंड सर, सर हमारी जो लाइफ पे आपने बहुत इफेक्ट्स हैबिट्स हुए हैं। ओके, जो आपने हैबिट्स दिखाई दी ना, उसमें से बहुत बहुत कुछ सीखा है सर। ओके। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट उनका बहुत हुआ है हमारी लाइफ पे। लिसन कि आपका जो एथिक्स का जो सब्जेक्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एथिक्स? दैट इट डेवलप्स योर पर्सनालिटी। ओके, जी it develops your सर, personality. If हमारी it does हैबिट्स पे not बहुत develop your चेंजिंग आई। personality, then it was worthless to have this subject in your semester. तो ये फिर फायदे का नहीं रहेगा कि आपका सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट ऐड किया जाए। एथिक्स सिखाने का पर्पस क्या था कि आप चाहे घर में हो, चाहे आप क्लास में हो, चाहे आप अपने किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हो, देन यू मस्ट हैव सम एथिकल वैल्यूज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर्स, के फ़र्क का पता चले कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स। तो इसके लिए आपको एथिक्स पढ़ाई गई थी। आई होप कि आप चीज़ों को देखेंगे। लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो इसी पे है, एथिक्स ऑफ वॉर एंड पीस बाय डगलस, एंड द सेकंड सेशन ऑफ दिस व्हाट इज़ रॉन्ग विथ टेररिज्म, कि टेररिज्म जो है वो क्यों गलत है। Let me ask some questions that was repeated by Tisha. Is it ever right to wage war? क्या हमेशा जंग लड़ना सही होता है? सर हमेशा नहीं। सर हमेशा नहीं। जी बिल्कुल। Okay, you means that it's not always or ever. तो हमेशा जो है ever या always जंग लड़ना अच्छा नहीं होता। सर, डिपेंड अपॉन आवर कंडीशन। डिपेंड अपॉन सिचुएशन के साथ। कंडीशन और सिचुएशन, कि आप किस सिचुएशन और किस कंडीशन में हैं। सपोज इन केस ऑफ सेल्फ डिफेंस, तो अगर हम सेल्फ डिफेंस की बात करें तो डेफिनेटली
यू कैन रेटेलिएट, आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, यू कैन अटैक ऑन द अटैकर। इट मीन्स के यू डिसएग्री दैट वॉर इज नॉट ऑलवेज राइट। तो जंग जो है हमेशा सही नहीं होती, जी सर। डिपेंड अपॉन द सिचुएशन और अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स को देखा जाएगा। देन टुडे वी विल हैव दीज फैक्टर्स, वी विल लुक इनटू दीज फैक्टर्स के ये फैक्टर्स कौन से हैं जहां पर वार की जा सकती है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वार किस तरह की होती है आपकी। एक आपकी अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, मैथ्यू क्या है सेंट बेटा, इफ़ वी टॉक अबाउट बाइबल, अगर हम बाइबल की बात करें, देयर आर सम सेंट्स जिन्होंने हु कंट्रीब्यूटेड इन राइटिंग बाइबल, जिन्होंने बाइबल लिखने में कंट्रीब्यूट किया। दे से दैट जीसस वी कॉल ईसा अलैहिस्सलाम इन इस्लाम, हम इस्लाम में उनको ईसा अलैहिस्सलाम बुलाते हैं। एंड क्रिश्चियंस कॉल जीसस, and Jesus taught that to his disciples that it is never right to wage war, कभी भी जंग लड़ना सही नहीं होता है। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, जो डिसिपल्स थे उनके, जो आप क्या कहते हैं उनको, भक्त कहते हैं। जी सर। तो जो उनके भक्त थे उनको उन्होंने सिखाया कि इट इज़ नेवर राइट टू वेज वॉर, और जंग लड़ना जो है हमेशा सही नहीं होता है। सो दिस इज़ द sayings of Jesus, peace be upon him, and further explains कि how you will deal with the war in case of, अगर आपसे कोई लड़ता है तो आपने डील कैसे करना है। There are some suggestions by the prophet. Have you heard that it is said an eye for an eye and a tooth for tooth? तो इसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। What you do in such a situation, जब ऐसी सिचुएशन हो कि अगर आप किसी की आंख निकालते हैं तो वो आपकी आंख निकाल देगा, या उसने आपकी आंख निकाली है तो आप उनके आंख निकाल दें, उसने आपके दांत तोड़े हैं तो आप उनके दांत तोड़ दें, या आपने उनके दांत तोड़े हैं तो वो आपके दांत तोड़ दें। तो इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अगर ऐसा टेंस माहौल बन जाए कि आपको रेटेलिएट करना पड़ जाए तो व्हाट विल यू? सर ये ना रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है, मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इसमें। रेट्रिब्यूशन थ्योरी है जी सर, उसमें रिवेंज का बताया गया है। रिवेंज का बताया गया है कि हाउ यू विल रेटेलिएट। जी सर। रेटेलिएट मीन्स आप रिस्पॉन्स कैसे करेंगे अगर जी एग्रेशन सर। होती है, झगड़ा होता है, जंग होती है। तो वेरी गुड। तो आप बताएं भारती मुझे, जी तो आप ये बताएं कि इस सिचुएशन में सर, आप क्या करेंगी? मैं सर इस सिचुएशन में डिटरेंट थ्योरी के साथ जाऊंगी। उसमें हाँ। ऐसा है कि हम उसको सजा देंगे, हाँ, बिल्कुल देंगे, लेकिन वैसी नहीं देंगे जो उसने काम किया है। ओके जी ओके। तो हमने प्रीवियस क्लास में जब हम कॉमन गुड्स और प्रॉब्लम्स की बात हम कर रहे थे जी सर। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी और वो थी आपकी रेसिप्रोसिटी। सर आप क्या बोले? आपकी आवाज नहीं आई। इंटरनेट की कनेक्शन की कोई डिसेबिलिटी है? जी अभी आवाज़ सुनाई दे रहा है? जी जी सर, अभी सही। ओके। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कोर प्रिंसिपल्स हमने कवर किए थे, याद हो अगर जी आपको। सर, रेसिप्रोकल में आपने बताया था ना, रिवॉर्डिंग बिहेवियर और पनिशिंग बिहेवियर। रिवार्डिंग बिहेवियर एंड पनिशिंग बिहेवियर, वेरी गुड। तो हमने जी। इसमें रेसिप्रोसिटी में दो चीज़ें देखी थी। एक आपकी है पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी और दूसरी आपकी है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। ऐसा ही है जी सर। अगर आपको याद हो तो।
जी तो सर। हमने वहां पर देखा था कि पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी क्या कहती है कि इफ यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर्स। इट मीन्स कि हमने वहां पर क्या डिस्कस किया था, अगर एक मुल्क मेरे मुल्क में कोई मार्केट ओपन करता है तो मैंने उस कंट्री में मार्केट ओपन करनी है, और अगर कोई अपने मुल्क के लोग मेरी मदद के लिए भेजता है तो मैं अपने मुल्क के लोग उसकी मदद के लिए भेजूंगा। दिस वाज द पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी। और फिर हमने नेगेटिव रेसिप्रोसिटी में ये चीज पढ़ी थी, एन आई फॉर एन आई एंड अ टूथ फॉर अ टूथ। तो ये हमने कहां पर पढ़ा था? रेसिप्रोसिटी में। तो ये जो आपका एन आई फॉर एन आई है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, तो ये आपकी रेसिप्रोसिटी जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी है। इसको हम कहेंगे जी सर। नेगेटिव रेसिप्रोसिटी। मतलब कि जैसे वो हिंदी में कहते हैं अहिंसा, और हिंसा, अहिंसा क्या है? आपके जो जो आपकी नेगेटिव, अहिंसा जो है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी है, और हिंसा जो है वो आपकी पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी है। यानी कि बुराई के बदले अच्छाई, जो बुराई है वो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी है, और उसके बदले में अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं दैट इज पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी। देन लेट्स सी के जीसस ने क्या सजेस्ट किया था, बट आई से टू यू डोंट रेजिस्ट द वन हु इज एविल। तो जीसस ने कहा कि आप ऐसे बंदे को हु इज मोरली बेड एंड रॉन्ग, एविल का मतलब वन हु इज मोरली बेड एंड रॉन्ग, ऐसा बंदा जो मोरली बेड और रॉन्ग हो उसको रेजिस्ट ना करें। मीन्स डोंट ट्राई टू फाइट अगेंस्ट हिम। तो ऐसे बंदे से क्या है कि आप, हम कहते हैं कि बुरों से दूर रहना ही अच्छा है, कहते हैं। जी सर। तो इसका सर पर्पस बिल्कुल। यहाँ पे ये है, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए देन हम कहते हैं कि इंसान वो है जो अपने गुस्से को पी जाए और रेटेलिएट ना करे, जवाबी कार्रवाई ना करे, और कुछ भी कर सकता है, सपोज वहां से उठ के चला जाए, लेकिन डोंट एवर ट्राई टू रेजिस्ट द एविल वन हु इज मोरली बैड एंड रॉन्ग। अगर आप उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ही विल अटैक, वो अटैक करेगा। इट इज बेटर टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम एविल। एविल का मतलब क्या है? वन हु इज मोरली बैड एंड रॉन्ग। तो ऐसे बंदे से दूर रहना है जो मोरली बैड और रॉन्ग हो। ओके, नाउ व्हाट इफ, ये तो गांधी के लिए भी फेमस है, गांधी ने भी कहा था, इफ एनीवन स्लेप्स यू ऑन द राइट चीक देन व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे अगर कोई आपको थप्पड़ सर मारता है? सर वैसे हम भी मार देते हैं उसे थप्पड़। वी सर नहीं, अगर अगर हमारी गलती पे पड़ा है हमें तो हमें वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके, करना पड़ता है। आप कहते हैं कि आपको बियर करना पड़ेगा, जी। या अगर आप हमारी कहते गलती हैं पे कि पड़ा है तो आपको रेटेलिएट करना पड़ेगा? तो दो ऑप्शन हैं, या तो आप खामोश रहें, बियर द पर्सन, या आप उसके जो उसने किया है उसकी जवाब दें। तो यहाँ सर पे दो बिना ऑप्शन गलती आपके के बचे। अगर सर बिना सर पर गलती के बियर अगर सर पर मारा बियर किसी ने हमसे तो होता बिल्कुल नहीं जवाब है। देंगे। हाँ बिल्कुल, हमसे हाँ नहीं होता है, नॉट बियर। हाँ सर, अगर हम हमारी गलती है उस पे पड़ा है तो बिल्कुल हम करेंगे भी है। वाई दिस इज सो? आप अगर रेटेलिएट करते हैं तो आप रेटेलिएट क्यों करते हैं? हैव यू एवर थिंक कि हम जो रेटेलिएट करते हैं वो क्यों करते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था एथिक्स में कि सर क्योंकि हम रिएक्टिव बन जाते हैं ना। हमने ड्राइवर वाला कॉन्सेप्ट जो देखा था हमने हैबिट में, हु इज द मास्टर और ड्राइवर ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ का ड्राइवर कौन है? यहाँ सर पर हम वही। आप रेटेलिएट करते हैं, योर हैबिट, आपकी आदत है कि आप रेटेलिएट करें, तो हु इज द ड्राइवर हियर?
योर हैबिट इज द ड्राइवर। तो यहाँ पे आपकी जो हैबिट है दैट इज योर ड्राइवर, ये ड्राइव कर रही है आपको, और आप अपनी हैबिट की वजह से रेटेलिएट कर रहे हैं या फिर आप अटैक कर रहे हैं उस पर, या आप आंसर दे रहे हैं दैट इज जो इमोरल है, अनएथिकल है, आप रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। जी सर। सर। तो अगर आप रेटेलिएट करते हैं इट मीन्स दैट योर हैबिट्स आर योर ड्राइवर। तो आपकी हैबिट्स आपके ड्राइवर है। योर इमोशंस आर योर ड्राइवर्स, आपके इमोशंस आपके ड्राइवर्स हैं। इट मीन्स कि आपने अपने इमोशंस, अपने हैबिट्स को एंड योर थिंकिंग, योर कॉग्निटिव रेस्पॉन्सेस, आपने उनको कंट्रोल नहीं किया। स्टिल यू आर स्लेव, स्टिल यू आर स्लेव, है ना। जी जी। सर। तो अभी तो सर आप वो कह रहे बोलते थे हैं ना, कि हमारा हमने बिहेवियर हमारी परवरिश ह्यूमन को राइट्स जाहिर में, करता है। जी तीशा, वो बोलते हैं ना, हमारा बिहेवियर हमारी परवरिश को जाहिर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक स्टेटमेंट भी है इससे रिलेटेड, जीसस की एक स्टेटमेंट भी है इससे रिलेटेड। तो आपका बिहेवियर जो है वो आपकी को पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो जी देखा ये जाएगा कि यू आर नॉट द मास्टर बट यू आर स्लेव। अगर आप रेटेलिएट करते हैं, इफ इट इज इंटेंशनल, कि आपने अपने बिल्कुल प्लान करके, डिसीजन मेकिंग करके अगर आपने रेटेलिएट किया है, देन इट्स फाइन। अगर आपने सिर्फ इसलिए रेटेलिएट किया है क्योंकि आपको गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो आप कुछ भी उठाते हैं और मार देते हैं, तो दैट इज नॉट द एथिक्स। आपको एथिक्स क्या है कि यू हैव टू कंट्रोल योर हैबिट्स। What is ethics? Ethics is the study of good and bad habits. So, what is the purpose of learning ethics? कि you have to control your habits. आपने अपनी habits को control करना है. The habit should be under your control. Okay. But the Jesus says कि I say to you, turn to him the other also. फिर आप दूसरा गाल उसको आगे करते हैं, जैसे वो मुन्ना भाई की मूवी में जो है, मुन्ना भाई को एक थप्पड़ मारता है और वो दूसरा गाल आगे कर देता है। जब उसे दूसरी थप्पड़ लगती है तो कहता है कि गांधी ने ये नहीं कहा था कि अगर दूसरी थप्पड़ मारे तो क्या करना है। एंड ही रेटेलिएट्स, मुन्ना भाई जी। वो रेटेलिएट करता है बिकॉज उसकी जो प्लानिंग है, प्लानिंग की जो एग्जीक्यूशन है वो क्लियर नहीं थी। हिज आइडियाज वाज नॉट क्लियर अबाउट रेटेलिएशन। Okay. वो मैं If someone sue, आप अगर आप पर कोई कोर्ट में केस कर दे एंड वो आपकी ट्रंक में से या आपकी बैग में से आपके कपड़े लेकर जाए, तो आप क्या करेंगे? जी सर उस टाइम हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेना पड़ेगा। जी सर। सर क्योंकि हम भी केस सेल्फ करेंगे डिफेंस फिर। में जा रहे हैं ना वो। आप भी केस कर देंगे। ओके। तो फिर एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। ये तो अपना आइजैक न्यूटन की थ्योरी है, जो लॉ, 3 लॉज ऑफ मोशन जो है उसने दिए हैं। जी सर, वो पढ़े हैं हमने। थर्ड लॉ में कहा जी है कि सर। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जी सर। जी सर सर। आप हर सब्जेक्ट थर्ड पढ़ते लॉ हैं क्या? बिलीव करते हैं। फिजिक्स सर की फेवरेट है। किसकी? फिजिक्स फेवरेट आपकी? आपकी? मेरी? हाँ मेरी तो है डेफिनेटली। चलिए जी, सर मतलब आपको हर थी। चीज की नॉलेज है। तो बेटा ये सर बताएं आप कि टेस्ट आप, रखती है। आपका आवाज मुझे कम आ रहा है। सर किसका? मोस्टली सारे स्टूडेंट्स का आवाज कम आ रहा है आज। सर इंटरनेट तो सही है आज हमारी। जी सर। अच्छा जी, ठीक है। तो हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आपके रेस्पॉन्सेस क्या होते हैं? कि आप केस करेंगे या फिर जिसने आपके कपड़े उठाए हैं आप जो है वो उसको उसके कपड़े उठाएंगे?
नहीं सर, उससे बात करेंगे ना, क्यों उठाएं ये, इसमें कोर्ट जाने वाली कौन सी बात है। नहीं, मैं सर कोर्ट की ये बात दो नहीं अलग कर रहे। पॉइंट है, दो अलग पॉइंट है। एक पॉइंट आपका ये है कि आप पर कोई केस करता है, और दूसरा मतलब ये बड़ी लेवल की बात है और ये छोटी लेवल की बात है। ये आपकी एक्सट्रीम लेवल की और ये माइन्यूट किस्म की बात है। और हाँ, सेकंड तो पॉइंट में उनसे ये है हम कि अगर क्लियर आप करेंगे कि तुमने क्यों उठाए, या पूछ के उठाने चाहिए थे। वेरी गुड, ठीक है। ये जो हमारे हमने जो 7 हैबिट्स पढ़ी, जी सर। तो वो 7 पूरी हैबिट्स तो में नहीं थी। सर 7 नहीं पढ़ी थी हमने। 3 पढ़ी थी ना सर हमने। हाँ हाँ, मैं बुक का नाम ले रहा था। अच्छा हाँ, अच्छा जी जी सर, बुक 7 हैबिट। तो जो कवि थे, स्टेफन कवि थे, जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखी है, और जी सर। उनके बेटे हैं सेन कवि, जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेज लिखी है। तो ये दो अलग बुक हैं। मैं सेन कवि की बुक की बात कर रहा हूँ, जो 7 हैबिट्स वन्ना ऑफ के हाईली। माइक म्यूट कर। जी, सर वन्ना के माइक से आवाज आ रही है बहुत। अच्छा। तो मैं बात कर रहा था कवि की, जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखी है। जब वो किसी सेमिनार में प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो उनकी मदर ने नोटिस किया कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, और फिर उसने जाकर जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे उनसे जाकर शिकायत की कि मैंने देखा है कि ये दो जो लोग हैं, ये कब से आपस में बातें किए जा रहे हैं, जबकि वो मेरे बेटे की जो प्रेजेंटेशन है या सेमिनार है या कॉन्फ्रेंस है या वर्कशॉप है, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो फिर उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ने उनसे कहा कि ये दो बंदे हैं जो बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक जो है उसका ट्रांसलेटर है, वो पूछ रहा है कि उसने क्या कहा और दूसरा उसको ट्रांसलेट कर रहा है। तो देखें, यू मे हैव मिसपरसेप्शन, आपकी मिसपरसेप्शन हो सकती है। तो व्हाट विल यू डू, एज भारती सजेस्टेड कि वी विल लुक इनटू द रीजन, हम रीजन को देखेंगे या हम उससे पूछेंगे कि व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो वी लुक इनटू रीजन, हम रीजन में देखेंगे विदाउट मेकिंग एनी जजमेंट। डोंट एवर ट्राई टू मेक जजमेंट विदाउट जजिंग द पर्सन। प्री जज नहीं हो आप में ये हैबिट नहीं होना चाहिए, प्री जजमेंट की हैबिट नहीं होनी चाहिए। ओके जी, तो प्री जज नहीं होना है, आपने देखना है द रीजन बिहाइंड दिस। ओके, व्हाट द जीसस सेज, लेट हिम हैव योर क्लॉक एज वेल। ये आपका, इसको हम कहते हैं, क्लॉक को कोट कहते हैं, जो अमूमन होता है जिसके बाजू नहीं होते हैं। तो अगर कोई आपके कपड़े उठा दे, तो अगर आपको लगता है सर्दी का मौसम है जैसे आजकल चल रहा है, तो आप उसे एक कोट भी दे दें। यू डोंट नो कि उसके पास कोट है या नहीं है। तो वो कहते हैं ना, इस्लाम कुरान में एक आयत आती है, अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि अगर आप नेकी करते हैं, अगर आप वर्च्यू करते हैं, वर्चुअस आपके एक्ट हैं, तो उसका बदला आपको, द गॉड विल गिव यू वर्च्यू। तो आपको नेकी का बदला क्या मिलेगा? नेकी मिलेगी। एंड आपको गुडनेस का बदला क्या मिलेगा? गुडनेस मिलेगी। अच्छाई का बदला अच्छाई और बुराई का बदला बुराई। चलेगी। इफ एनीवन फोर्सेस यू टू गो 1 माइल, अगर आपको कोई मजबूर करता है, वंदना से सुरक्षा कहती है कि मेरे साथ 1 माइल चलो, तो वंदना जी सर। आपसे सुरक्षा कहती हैं कि मेरे साथ 1 माइल चलो, तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का फासला अगर आप को कहे सुरक्षा, तो आप क्या करेंगी? सर चलूंगी। अच्छा, वेरी गुड। लेट्स सी। जी सर, हम आपस में तो जाएंगे ना एक दूसरे के साथ। सर डेफिनेटली। अगर कोई अननोन बोलता है तो फिर सोचना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली
वी हैव टू अवॉइड अननोन पर्सन्स, हमने अननोन पर्सन्स को अवॉइड करना है, तो हमने उन जी सर। अननोन पर्सन्स को अवॉइड करना है जी। ठीक है, यहाँ पर हम इसलिए मैंने एग्जांपल दे दी वंदना और सुरक्षा की, और सुरक्षा खामोश है, आज थोड़ा सा गुस्से में भी है। चले जी, हम देखते हैं कि जीसस ने क्या सजेस्ट किया है। जीसस सजेस्टेड गो विथ हिम और हर 2 miles, उसके साथ 2 मील सफर चलें। देन ही शुड रियलाइज के देयर इज समवन हु सपोर्ट यू एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो तो आपको सपोर्ट करता है। सर क्या था सपोर्ट करता है? जी, क्या आपने बताया लास्ट लाइन में? मैंने ये बताया कि जब आप किसी के साथ चलते हैं तो वो रियलाइज करता है देयर इज समवन हु सपोर्ट हिम, उसको कोई सपोर्ट करता है। तो साथ चलना क्या है, ये सपोर्ट करना है। ठीक है जी, ओके। लेट्स सी के यू शैल लव योर नेबर एंड हेट योर एनिमी, एंड आप क्या करते हैं? Sir, Sir, we will ऐसा pray for करके- both. हैं? We will pray for both. यू विल But प्रे sir- फॉर गॉड। ये जी। तो तीशा ने बता दिया, इस वजह से बता रहे हैं आप। जी। अच्छा, प्रेम चलिए। दोनों के This लिए is- करते हैं, लेकिन फिर भी दिल में होता है सर एनिमी के लिए। दिस इज पार्ट ऑफ लर्निंग कि आपने अगर किसी से भी सीखा हो, तो मैं कहता हूं कि आपको सिखाने वाला एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है। वी कैन लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन टू, तो हम बच्चों से भी सीख Sir? सकते हैं जी। सीखने की कभी उम्र नहीं होती। बिल्कुल, उस्ताद और शागिर्द की कोई उम्र नहीं होती जी। सर, जी जी, हमें कैसे पता चले कि ये हमारा दुश्मन है, क्योंकि हमें तो नहीं पता हमारा कोई दुश्मन है भी सही। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द हमें टाइम लगता है कि सब हमारे दोस्त हैं, वो मतलब वो हम पे वार करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते। बेटा जो दुश्मन होता है इच्छे वो से बात कभी ना करते कभी उनके सामने आ ही जाता है, पता चल जाता है डायरेक्टली। कभी ना कभी आपके सामने वो आ ही जाता है। सर हम बददुआ नहीं करेंगे उसके लिए, लेकिन हार्ड बहुत होता है। Okay, you will pray for your enemies or one who has persecuted you, जिसने आप पर जुल्म किया है, आप उनके साथ उनके लिए प्रे करेंगे, so that you may be the son or daughter of a father who is in heaven. कि it should reflect कि आप किस फैमिली से आए हैं। तो this is reflected from your family background, तो आपके फैमिली बैकग्राउंड से या आपकी जो द एथिक्स यू हैव लर्न, एथिकल वैल्यूज जो आपने सीखे हैं, वो वहाँ से चीज़ें आती हैं। लेट्स सी कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने बातें की हैं, यहाँ पर हमने सारी क्रिश्चियनिटी की बातें की हैं। क्रिश्चियनिटी जो है ये डोमिनेंट रिलीजन है, ठीक है बेटा, आज भी क्रिश्चियन इज अ डोमिनेंट रिलीजन। हम एक्सपेक्ट करते हैं पैसिफिज्म क्रिश्चियनिटी से, क्योंकि ये डोमिनेंट है, तो और लेकिन हमारे कल्चर में चंद पैसिफिस्ट हैं। पैसिफिस्ट वन हु डिसलाइक वार, जो वार को डिसलाइक करते हो, रेजिस्ट करते हो, डू नॉट बिलीव इन वार, तो ऐसे लोगों को हम पैसिफिस्ट करते हैं, पैसिफिस्ट कहते हैं। तो हम क्रिश्चियनिटी में क्या है कि वैसे तो डोमिनेंट रिलीजन है, लेकिन उसमें कुछ पैसिफिस्ट लोग हैं और कुछ लोग ही वार को अपोज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वार नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो कहते हैं कि वार होनी चाहिए। जैसे हम तीशा ने बताया अमेरिकन का, कि अमेरिकन जो है वो वर्ल्ड वार 2 को मोरल वार कहते हैं, ऐसा ही है तीशा? जी सर। तो देखें कि एक क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, डोमिनेंट रिलीजन ऑन द अर्थ, और इस रिलीजन में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वार को सही समझते हैं और दे डू नॉट अपोज वार, वो वार को अपोज नहीं करते, इवन दे क्रेडिट वार विथ मोरल वैल्यूज के वर्ल्ड वार 2 जो है वो मोरल थी।
इट वॉज नॉट इमोरल, मोरल थी। ये कुछ लोगों की परसेप्शन है। इफ वी सी जीसस, ही डिड नॉट परमिटेड। सर वो मोरल थी एक? जी वर्ल्ड वॉर 2 मोरल थी? बेटा लिसन प्रॉपरली, हम बात कर रहे थे क्रिश्चियनिटी की, क्योंकि अमेरिका में सबसे बड़ा मजहब कौन सा है? ईसाईयत मजहब है, क्रिश्चियनिटी बड़ा मजहब है। तो उसमें हमने देखा कि कुछ लोग हैं जो पैसिफिस्ट कहलाते हैं, सारे पैसिफिस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि वार जो है वो इमोरल है, और कुछ लोग कहते हैं कि वार मोरल है। जैसे कि हमने वर्ल्ड वार 2 की एग्जांपल ली कि वर्ल्ड वार 2 को मोरल वार कहते हैं कुछ अमेरिकन, वी टॉकिंग अबाउट फ्यू अमेरिकन। बट देखें कि हमने क्रिश्चियंस की बात की, और क्रिश्चियंस बिलीव इन जीसस, दे बिलीव इन जीसस, वो जीसस में यकीन रखते हैं। एंड व्हाट द जीसस सजेस्टेड कि उन्होंने कभी भी परमिट नहीं किया कि वायलेंस के बदले में वायलेंस हो। अगर एक तरफ से वायलेंस हो रहा है तो उसके जवाब में भी वायलेंस हो, तो उन्होंने कभी सजेस्ट नहीं किया। लेकिन अभी देखें कि क्रिश्चियंस जो है दे सपोर्ट वार, वो वार को सपोर्ट करते हैं। इवन दे क्रेडिट वार विद मोरल वार। तो अच्छा, अब देखें जो क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिलीजन था, देन आपके जो चर्च थे, मैं व्हाइट बोर्ड में चला जाता हूं 1 मिनट जी। हमने देखा कि जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है, जी हमने देखा जो क्रिश्चियनिटी है, अब ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। बेटा पहले क्या होता था, जब स्टेट्स नहीं थी, जब कंट्रीज नहीं थे, तो तब क्या था कि आपके जो प्रीस्ट होते थे, जो पादरी होते थे, वो पादरी जो है स्टेट के अफेयर्स को, पॉलिटिकल अफेयर्स को चला रहे होते थे, यानी कि गवर्नमेंट चला रहे होते थे। देन फिर क्या हुआ कि आपकी आ गई सेक्युलरिज्म। फिर सेक्युलरिज्म जब आई तो क्या हुआ कि ये जो मजहबी लोग थे, जो रिलीजियस प्रीस्ट थे, उनको हटा दिया गया एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उनको हटा दिया गया, और उसकी जगह पर रिलीजन को कोई जगह नहीं मिली रियासतों में। अब अमेरिका में देखें तो अमेरिका में ईसाई रहते हैं, लेकिन वो उनका स्टेट रिलीजन नहीं है। इस वजह से फिर क्या हुआ कि जो चर्च थी, चर्च हैज टू सपोर्ट स्टेट्स इन केस ऑफ वार, तो चर्च ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया स्टेट्स को, कंट्रीज को वार के टर्म्स में। हमने देखा अभी कि जीसस ने कहा कि हमने देखा कि जीसस नेवर परमिटेड मीटिंग वायलेंस विथ वायलेंस, के कभी भी उन्होंने इजाजत नहीं दी कि वायलेंस के जवाब में आपने वायलेंस क्रिएट करना है, वार के बदले में वार करनी है। लेकिन हमने देखा कि क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन के, चर्च के प्रीस्ट थे, देन उन्होंने स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स डोमिनेट हो गई और चर्च जो है वो सबऑर्डिनेट हो गए, तो चर्च ने फिर अपने डॉक्ट्राइन जो है वो चेंज कर दिए, एंड दे सपोर्टेड स्टेट वार। तो उन्होंने स्टेट्स की वार को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने एडॉप्ट किया एक ग्रीक जो है नोशन, एक नोशन मीन्स आइडिया, एक ग्रीक नोशन आइडिया उन्होंने अडॉप्ट किया कि सम वार्स, जो कुछ वार है वो जस्ट है, एंड कुछ वार जो है दे आर नॉट जस्ट। तो कुछ जंगें ऐसी हैं जो जायज़ होती हैं और कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो जायज़ नहीं होती हैं। जबकि हमने जीसस को देखा कि उन्होंने कभी भी वार को जस्ट नहीं कहा, मतलब उन्होंने अलाउ नहीं किया वायलेंस के बदले वायलेंस। तो यहां पर फिर जब ये ग्रीक से मुतासर हुए ईसाई पादरी, तो उन्होंने जंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि एक जो है वो जायज जंग होती है और एक नाजायज होती है। मतलब एक जंग आपकी मोरल होती है और दूसरी आपकी इमोरल होती है। तो दो तरह की जंग होगी आपकी, एक मोरल हो गई और एक आपकी इमोरल हो गई। तो दो तरह की जंग का फिर तस्वर आ गया जब वो ग्रीक से मुतासर हुए। अब देखें हम इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में
कि आपकी जो जस्ट वार है और अनजस्ट वार है उसमें कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो थ्योरी ऑफ जस्ट वार है, देखें हम ये बात कर रहे थे थॉमस एक्नॉस की, तो उन्होंने कहा है कि जस्ट वार कौन सी है, अगर 3 कंडीशंस आपकी आ जाए तो तब हम कहेंगे कि आपकी जस्ट वार है। अब ये आपकी वो कंडीशंस हैं, लेजिटिमेट अथॉरिटी, द अथॉरिटी डिक्लेयर्स वॉर, यानी कि आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सपोज, आपका प्राइम मिनिस्टर सपोज, आपका प्रेसिडेंट सपोज, अगर ये कहते हैं कि जंग लड़नी है तो डेट इज जस्ट वार। अब ये जस्ट वार हो गई क्योंकि आपके अथॉरिटी ने इसको डिक्लेयर किया है। देन ये जो जंग हम लड़ रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने कही हो, इट मस्ट हैव जस्ट काज, एक जायज वजह होनी चाहिए, मस्ट हैव जस्ट काज, एक जायज वजह होनी चाहिए। देन ये जो जंग लड़ने के तरीके हैं वो भी जस्ट होने चाहिए, जायज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तोपों की और फिर आपकी गोलियों की बौछार चल रही हो तो उन दोनों में से एक कंट्री जो है वो अचानक से 100-50 एटम बम गिरा दे दूसरे कंट्री पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनजस्ट मीन हो जाएगा। व्हाट इज द जस्ट मीन, कि जिस तरह वो लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ी जाए। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ जस्ट वार है, हैज प्रोवाइडेड बोथ द रिलीजियस एंड सेक्युलर थिंकर्स को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये जो जस्ट थ्योरी है या डॉक्ट्राइन ऑफ जस्ट थ्योरी है, ये प्रोवाइड करती है कि आपकी जो एथिक्स है वार की वो क्या है। मतलब जब भी जंग लड़े तो उसमें एथिक्स होनी चाहिए, देयर मस्ट बी सम एथिक्स, कुछ एथिक्स होनी चाहिए। जैसे हमने प्रीवियसली यूएन जो है डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स पर हमने बात की थी, तो मैंने आपको वहां पर लिखाया था पाउस, प्रिजनर्स ऑफ वार। ये क्या होते हैं, ऐसे फौजी जो एक मुल्क में जंग लड़ने गए और वहां पर फंस जाएं। जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तो 90,000 और कुछ 93,000 लिखते हैं कि हमारे सोल्जर्स जो है वो इंडिया ने कैप्चर कर लिए थे। तो ये जो होते हैं, ये फौजी जो पकड़े जाते हैं, उनको प्रिजनर्स ऑफ वार कहा जाता है। तो देयर मस्ट बी सम एथिक्स इनसे रिलेटेड कि इनको ट्रीट कैसे करना है, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी है जब वो बीमार हो जाएं, और उनको अच्छी जगह पे रखना है, इन पर परसिक्यूशंस नहीं करनी है। तो ये जो वार के कुछ एथिक्स हैं वो आपकी ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ जस्ट वार थ्योरी है ये प्रोवाइड करती है। नाउ लेट्स डिस्कस के अगर लड़ना पड़ जाए तो व्हेन टू फाइट, कब लड़ सकते हैं जी, कब लड़ सकते हैं। सुरक्षा, कब लड़ सकते हैं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। एक मिनट में थोड़ा सा माइक चेंज कर लूं, माइक चेंज कर लूं। जी अभी आ रही है आवाज। जी सर पूछें, क्या पूछ रहे थे आप। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि लड़ना कब है। सर तभी लड़ना चाहिए जब मतलब कोई हमारा हक ले जा रहा है, जिस चीज पे हमारा के कोई रीजन हो, मतलब एथिकल, मतलब अगर आपके राइट्स वायलेट हो, देयर मस्ट बी सम जस्ट काज, एथिकल रीजन हो, जस्ट काज जिसको हम कहें, ठीक है जी। तो ये चीजें हो तो तब लड़ सकते हैं। सर जब तो कोई के लिमिट सुरक्षा, क्रॉस ठीक है करे। जी। ओके, आप मुझे भारती बताएं, भारती आप बताएं। सर मैं कहूंगी कि हर चीज पीस से ही सॉर्ट आउट करनी चाहिए। किससे करनी चाहिए। पीस, अमन। ठीक है, आप पीस की बात कर रहे हैं या नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, तो बातचीत से भी मामला हल हो सकते हैं। जी सर। ठीक है, और कोई पॉइंट। इंस्टेड ऑफ
instead of fighting. ओके, एनी अदर पॉइंट? ओके, वंदना आप क्या कहती हैं बेटा? सर जब लिमिट क्रॉस हो जाए तब। सर वेरी कोई गुड, कुछ ठीक लोग है। होते हैं जो जब बोलने से लिमिट नहीं क्रॉस हो मानते। जाए किसी भी चीज की, तो जब एक्सट्रीम लेवल पर कोई चीज पहुंच जाए तो ठीक है। एंड तीशा, व्हाट अबाउट यू? जी सर, जो चीज हम रियलाइज कर करके थक गए हो, आखिर में हमें वो चीज फाइट करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी को। तो ये तो वंदना ने बता दी बेटा, कोई और पॉइंट बताएं आप। सर पर लड़ना ऐसे नहीं कि थप्पड़ वगैरह या फिर कुछ, हाँ, अच्छा, मतलब जो मुंह वगैरह से भी लड़ते हैं। हाँ तो वैसे वो जैसे हम एक दूसरे को पॉइंट लगाते हैं, जी सर। तो हम दूसरे लफ्जों में हम क्या करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह, हम तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं फॉर द गुडविल, इस्लाह के लिए। वी वांट टू चेंज हिज एथिकल परसेप्शन, उसकी वजह से हम उसको तनकीद करते हैं ताकि ही में रियलाइज के मैंने क्या गलत किया है। ठीक है जी, ये आपके पॉइंट्स आ गए। लेट्स सी कि जंग क्या है। व्हाट इज वॉर? इट इज अ कंट्रोल्ड यूज ऑफ फोर्स। फोर्स से मुराद आपकी आर्मी। और देखें, देयर इज सम अथॉरिटी हु इज कंट्रोलिंग आर्मी। एक अथॉरिटी है जो आर्मी को कंट्रोल करती है। अंडरटेकन बाय पर्सन्स, लड़ने वाले कौन से होते हैं? फौज होती है। चेन ऑफ कमांड, और ये चेन ऑफ कमांड क्या है कि आपका एक ल्यूटिनेंट होता है, आपका एक कैप्टन होता है, एक आपका मेजर होता है, फिर आपका लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, फिर कर्नल होता है, फिर ब्रिगेडियर होता है, फिर जनरल होता है, ब्रिगेडियर जनरल होता है, और उसके बाद फिर आपका फाइनली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, जो कि पूरी एक चेन ऑफ कमांड है। दिस इज चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड। अब ये डायरेक्टली एक सोल्जर को हुक्म नहीं देगा, ये देगा इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, फिर फाइनली यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट होता है उसके पास ये चीज पहुंचती है। तो एक चेन ऑफ कमांड के थ्रू जंग लड़ी जाती है। लड़ने वाली कौन सी होती है? लड़ने वाले कौन होते हैं? फौज होती है, सोल्जर्स होते हैं, वी कॉल देम पर्सन्स। ओके जी। बेटा, सम आर पैसिफिस्ट एंड सम आर नॉन पैसिफिस्ट। हम जस्ट वार थ्योरी को देखेंगे तो कुछ लोग आपके होते हैं पैसिफिस्ट होते हैं, कुछ आपके नॉन पैसिफिस्ट होते हैं। हम ने इसके बारे में कहा कि जो पैसिफिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि वॉर इज़ नॉट राइट, जंग जो है वो राइट सही नहीं है। जो नॉन पैसिफिस्ट होते हैं वो कहते हैं वॉर इज़ राइट, जंग करना सही होता है। दे कॉल वॉर इज़ नॉट ऑलवेज राइट, और नॉन पैसिफिस्ट कहते हैं वॉर इज़ ऑलवेज राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। आप देखें, जो हम कहते हैं पैसिफिज्म के जो लोग हैं वो कहते हैं वॉर इज़ आपकी जो वॉर है डेट इज़ नॉट राइट, तो ये कहते हैं वॉर इज़ राइट। तो ये जो कहते हैं कि वॉर जो है वो सही नहीं होती, ऐसे लोग जो है बहुत कम हैं। और इनके जो आइडियाज़ हैं, इनके जो व्यूज़ हैं, वो बड़ी महदूद लिमिटेड लोग हैं ऐसे जो ये सजेस्ट करते हैं। अब सम जो आपकी कुछ वार्स हैं, सम वार्स आर मोरली जस्टिफाइड, कुछ आप वार को जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने वर्ल्ड वार 2 का जिक्र किया कि वर्ल्ड वार 2 को अमेरिकन्स कहते हैं कि इट इज़ जस्टिफाइज एज मॉरल वार। इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं कि ये मॉरल है, ये इथिकल है, ये लड़नी पड़ी क्योंकि हिटलर जो है वो कंट्रीज पर कंट्रोल करता जा रहा था, कब्जे करता जा रहा था स्टेट्स पर, और स्टेट्स हैड नो ऑप्शन बट टू गो अगेंस्ट द एग्रेसर। तो एग्रेसर के अगेंस्ट में जाना पड़ा। ओके जी, चलें जी, लेट्स सी। हम देखते हैं कि जो
इकनॉस ने सजेस्ट किया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो, एक अथॉरिटी हो, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हमने बात की और हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की हमने बात की। तो ये अथॉरिटी है, ये जो है जंग लड़ सकते हैं। मतलब अगर जैसे अगस्टिन ने कहा है, he was a theorist, he maintained that a just war can be prosecuted only by a competent authority, एक competent authority हो जो जंग शुरू करे। एक आम आदमी, आप इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें या एक प्राइवेट पर्सन की बात करें, तो वो जो जंग लड़ेगा, सपोज अगर उसने रियासत के खिलाफ जंग लड़ना शुरू कर दी, तो डेट वुड बी इमोरल। और ये अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जंग शुरू कर दी, तो डेट वॉर इज मोरल। तो ये वार मोरल है। अब देखें, वर्ल्ड वार 2 की हमने बात की, तो उसको अमेरिकन्स कहते हैं कि दिस वॉर इज मोरल। अब इसको अगस्टिन के पर्पस में देखें, पर्सपेक्टिव में देखें कि आपकी जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो मोरल क्यों है। वो मोरल इस वजह से है क्योंकि उसको लेजिटिमेट अथॉरिटीज ने इनिशिएट किया था, यानी कि उस वक्त के जो ब्रिटेन, फ्रांस, आपका अमेरिका और उसके जो अलाइड पार्टनर्स थे, उन्होंने इनिशिएट किया था अगेंस्ट द एक्सिस के, और इसको हम सेंट्रल पावर्स भी कहते हैं। तो सेंट्रल पावर्स के अगेंस्ट में इन्होंने इनिशिएट किया था वार को। इट मींस के वर्ल्ड वार 2 जो है वो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी के कहने पर लड़ी गई। तो इस वजह से अमेरिकन इसको मॉरल वार कहते हैं। ये जो आपकी आप देखा ये जाएगा कि फोर्स जो आप यूज करते हैं वो यूज आर्मी, हम जब भी जंग लड़ते हैं तो हम आर्मी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आर्मी है उसका इस्तेमाल जो है, वेदर इट इज परमिसिबल, कि ये आपका परमिसिबल है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? ये इस तरह पता चलेगा कि इट मस्ट बी सैंक्शनड बाय पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज क्या होती हैं जी? हेलो, बेटा मैं जी पूछ रहा था सर। कि पब्लिक अथॉरिटी क्या होती है? जिस चीज का हमें राइट हो उसके खिलाफ हम कुछ बोल सकें। नहीं 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 नहीं, हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या पढ़ा था? बेटा हमने जब मतलब उनको ऑब्जेक्टिव वार करने रेजोल्यूशन की में पढ़ा अथॉरिटी था हो। कि sovereignty belongs to Almighty Allah and He has dedicated this sovereignty to the public to choose their representatives। अब ये जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है जी। तो आप आर्मी का इस्तेमाल कब कर सकते हैं? जब परमिशन मिल जाए पब्लिक अथॉरिटी से, सैंक्शन बाय द पब्लिक अथॉरिटी। अब पब्लिक अथॉरिटी क्या है? सपोज हम यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां पर जो उनका प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है पावरफुल, तो उनके यहाँ प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस में जाता है, उनकी पार्लियामेंट का नाम है, तो कांग्रेस में जाता है एंड ही ऑलवेज गो टू सीक परमिशन फ्रॉम द कांग्रेस फॉर द वार। और वो वार के लिए, फौज को यूज करने के लिए, चाहे वो अफगानिस्तान में फौज भेजे या इराक में भेजे या कहीं और, तो वो कांग्रेस में जो पब्लिक पार्लियामेंट है वहां पर जाकर वो परमिशन लेता है। अब इसी तरह जैसे हम अगस्टिन की बात कर रहे थे, तो अगस्टिन ने कहा है कि किंग जो है वो आपकी अथॉरिटी होता है बिकॉज ऑफ द डिवाइन कमांड। जो हमने डिवाइन कमांड थ्योरी पढ़ी है, द गॉड हैज परमिटेड किंग फॉर द प्रोटेक्शन, द गॉड हैज परमिटेड किंग टू वेज वार, द गॉड हैज परमिटेड टू गो फॉर द जस्ट वार एंड अनजस्ट वार। तो ये जो जस्ट और अनजस्ट वार है वो किंग शुरू कर सकता है।
ये ऑगस्टीन की बात हम कर रहे थे। बाकी जो मोस्ट कॉमन हम इसको कहेंगे दैट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि आपका किंग जो होता है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है एंड ही कैन इनिशिएट वॉर। इसी तरह आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जैसे अमेरिका का होता है, दे ऑल आर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होते हैं और दे इनिशिएट वॉर। ओके जी, ओके। मिडिवल ऑथर्स की हम बात करें, विद वॉचफुल आई फॉर पेशेंट रिवॉर्ड्स। आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं उनके रिवॉर्ड्स होते हैं, तो अगर वो जंग शुरू कर दें तो क्या वो जंग शुरू कर सकते हैं? जी, किसान या कोई और पब्लिक में कोई आम आदमी जंग शुरू कर सकता है? नो सर, नहीं सर। सर, नहीं सर, वाई? परमिशन ही नहीं होती उसको। उनको अथॉरिटी नहीं है। उसके पास अथॉरिटी नहीं है। पर सर एक जी सिंगल सर। पर्सन कोई जंग लड़ ही नहीं सकता ना, उसके लिए तो बहुत सारी आर्मी चाहिए होगी ना। जी, ओके। तो हम देखते हैं कि सपोज एन आइसोलेटेड असैसिन, जो आपका एक इंडिविजुअल पर्सन है, ही कैन नॉट वेज वॉर बिकॉज डिवाइन सैंक्शन जो है, डिवाइन परमिशन उसको नहीं है, एंड डिवाइन परमिशन हैज बीन ग्रांटेड टू किंग। अब जो किंग है या लेजिटिमेट अथॉरिटी है, ही हैज बीन गिवन द डिवाइन कमांड के कोई भी आपकी जंग लड़ सकता है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी है एंड ही इज द पेट्रोनेज ऑफ द डिवाइन सैंक्शंस। तो इस वजह से आपका एक इंडिविजुअल जो है वो कभी भी जंग नहीं लड़ सकता। अब देखें, सपोज हम अगर जेनोसाइड की बात करें, कत्लेआम की बात करें, जैसे तुर्क लोगों ने आर्मेनिया में किया था, इसी तरह हिटलर ने जो जूस पर किया था, जो हम जिसकी हमने बात की थी कि आपका जो होलोकास्ट है ऑन योर प्लेट, आपकी प्लेट पर होलोकास्ट है, तो उसमें हमने ये इसका बात का जिक्र किया था कि हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप्स में और बाकी चैम्बर्स में यहूदियों को बहुत बड़े पैमाने पर, तकरीबन कोई मिलियंस में उनको कत्ल किया था, 6 मिलियन या 7 मिलियन के करीब उनको कत्ल किया था। तो डेट वॉज नॉट वॉर। क्या ये वो वार थी? जी बेटा, जो हिटलर ने किया और जो जी तुर्क्स सर। ने आर्मेनिया में किया, क्या वो वार थी? नहीं सर, वार वो होती है जो दोनों तरफ से हो। वेरी जी गुड। सर। वार जो है वो आपकी जब होती है जब बोथ साइड उस पे लड़ रही हो। जैसे अगर हम रोहिंग्या के मुस्लिम्स की बात करें, बर्मा में उनको कत्ल किया जा रहा था, जेनोसाइड उनको किया जा रहा था, तो ये क्या है कि डेट इज नॉट वॉर, ये वार नहीं है। वार क्या है? जब बोथ साइड दोनों तरफ से लड़ी जाए तो हम उसको कहेंगे कि डेट इज वॉर, अदरवाइज डेट इज तो सर नॉट में वॉर। क्या तो हर बोलेंगे? तरह की का झगड़ा जो है वो आपका वो वार नहीं होता है। देन हम देखेंगे कि सेकंड जो है वो क्या है, डेट इज आपका राइट इंटेंशन। जब भी आप लड़ रहे हो तो आपका जो इंटेंशन है वो राइट होना चाहिए। इसका मतलब है ओल्ड, और इसका मतलब एक सिस्टम, रिलिक का मतलब एक सिस्टम। आइडियलिस्टिक एज की बात करेंगे हम। पहले हम देख लेते हैं कि आइडियलिज्म और रियलिज्म एक्चुअली है क्या, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो अनपॉपुलर लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले जंग शुरू कर देते हैं, स्ट्राइफ जो है झगड़े शुरू हो जाते हैं, स्कर्मिशेस शुरू हो जाती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब कश्मीर की बात हो या इंडिया में इलेक्शन हो रहे हो और पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हो, जो अनपॉपुलर लीडर्स होते हैं आपके, वो फिर इस तरह को, यानी कि उनके अपने इंटेंशंस को यूज करके वो वार लाइक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सो डेट दे कुड विन इलेक्शंस, वो इलेक्शंस जीत हैं इस वजह से। आप देखें कि दिस इज नॉट अ राइट इंटेंशन, राइट इंटेंशन नहीं है। अब ये जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्ट वार की, ये इंसिस्ट करती है कि आपकी जो वार है, डेट मस्ट बी, द वॉर मस्ट बी फॉर द राइट
and to seek right, कि आपकी जो जंग आप लड़ रहे हैं वो भी सही हो, और जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं आप वो भी आपके सही हो, आपके इंटेंशन भी सही हो। तो हम डिस्कस करते हैं, लेट डिस्कस रियलिज्म और आइडियलिज्म, क्योंकि ये दो अलग थ्योरीज हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, IR में इनको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रेफरेंस आ गया तो मैंने सोचा कि आपको मैं इनके बारे में बता दूं। तो आइडियलिज्म और रियलिज्म जो है ये दो थ्योरीज हैं अबाउट द ह्यूमन नेचर। ये ह्यूमन नेचर के बारे में दो थ्योरीज हैं। आइडियलिज्म कहती है कि ह्यूमन नेचर इज परफेक्टेबल, वी कैन परफेक्ट ह्यूमन नेचर। क्या हम ह्यूमन नेचर को परफेक्ट कर सकते हैं? जी, नो सर सर। परफेक्ट नहीं होती। ह्यूमन नेचर No, परफेक्ट नहीं होती। नहीं। अच्छा, ये किसने कहा है? सबने सर। सुरक्षा ने? सर हम जी सब नहीं। सबने आपने कुछ कहा है? खामियां तो सब में होती है ना। सर क्योंकि Okay. नो वन इज परफेक्ट। ओके, इट मीन्स यू ऑल आर रियलिस्ट, आप सारे रियलिस्ट हो। वो नेक्स्ट जो थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप रियलिस्ट हैं या नहीं। देखें, ये कहते हैं कि दुनिया में एक वार लाइक सिचुएशन, एक इंटरनेशनल सिस्टम जो चल रहा है, दैट इज डिपेंड ऑन पावर पॉलिटिक्स। एक मुल्क है, वो अगर मिल जाता है, डिफेंस पिक करता है, तो उसकी पिक का मकसद क्या होता है कि मैंने इस सी को खत्म करना है, इसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्टेट को खत्म करना है। तो एक पावर पॉलिटिक्स चल रही है दुनिया में। लेकिन रियलिस्ट इस पावर पॉलिटिक्स को रिकॉग्नाइज तो करते हैं और साथ में कहते हैं कि दैट इज टेम्पररी फेज, और ये वक्त जो है वो गुजर जाएगा, और जो नई सोसाइटी की इमर्ज होगी वो सोसाइटी बेस करेगी आपकी मॉरलिटी पर। उस सोसाइटी में आप मॉरलिटी देखेंगे और वहां पर आप देखेंगे नॉन वायलेंस, वहां पर आप देखेंगे हार्मोनी एंड वहां पर आप देखेंगे ब्रदरहुड। तो ये जो रियलिस्ट है ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर को हम परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ह्यूमन नेचर को परफेक्ट कर सकते हैं। आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है आपका पावर पॉलिटिक्स का। तो ये सिस्टम जो है एक दिन खत्म होने वाला है, तो फिर नेक्स्ट जो है वो फिर आपकी मोरलिटी रहेगी, आपकी नॉन वायलेंस रहेगा, हार्मोनी रहेगी और ब्रदरहुड रहेगा। जो सोसाइटीज बन रही हैं, जो इंटरेस्ट है उनके वो जो इंटरेस्ट है वो एज अ होल जो है मैनकाइंड को आपके दो इन द इमर्जिंग सोसाइटी इन द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स आर लाइक टू बी एडजस्टेड इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द मैनकाइंड एज वेल। सपोज आपका अगर कोई इंटरेस्ट है, तो हमने जैसे वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की बात की थी, तो ये सारे मर्ज हो जाएंगे मैनकाइंड के इंटरेस्ट में सबके। ठीक है जी, अब आपकी बात करते हैं। यू ऑल आर रियलिस्ट, आप रियलिस्ट हैं। वैसे जो आपके ये होते हैं आइडियलिस्ट होते हैं, आइडियलिस्ट को यूटोपियंस भी कहा जाता है। चेंज क्यों नहीं हो रही? सर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करें। ओके, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। जी चलें जी, लेट्स कंटिन्यू। ओके, तो हम आइडियलिज्म की बात कर रहे थे। तो यू ऑल आर रियलिस्ट, आप सारे रियलिस्ट हैं। व्हाट इज रियलिस्ट? दे बिलीव दैट ह्यूमन नेचर इज इम्परफेक्ट एंड इम्परफेक्टेबल, कि ह्यूमन नेचर जो है वो इम्परफेक्ट है, उसको परफेक्ट नहीं कर सकते आप। ये सही कह रहा है? जी सर ये सही है। सर ये सही है। इनके मुताबिक, जो रियलिस्ट लोग हैं, इनके मुताबिक जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर
उनको कुछ अचीव करना होता है, जो उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, तो दे डू नॉट हेजिटेट टू डिस्ट्रॉय अदर्स, तो वो दूसरों को तबाह और बर्बाद करने में देर नहीं लगाते हैं। सर अ बिग यस फॉर दिस। जी इसके लिए तो बहुत बड़ा हाँ है मेरा। हाँ, अच्छा ठीक है जी। जी आप देखें, क्योंकि इंडिविजुअल के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, दे लीड टू वार, वो फिर वार की तरफ या कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट होते हैं दे आर समटाइम कॉन्फ्लिक्टिंग। वो जैसे हमने उसमें केस में डिस्कस किया था, हमने बात की थी सुरक्षा की, और फिर उसकी सिस्टर की बात की थी हमने, एंड दे आर वाचिंग टीवी सीरियल, और जो सिस्टर है सुरक्षा की, वो कहती है कि मैंने उर्तुगुल गाजी का सीरियल देखना है, अब सुरक्षा क्या करे? तो क्योंकि अब आपके डिफरेंट इंटरेस्ट हो गए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो गए, तो दे रिजल्ट इनटू कॉन्फ्लिक्ट, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, ठीक है जी, वार की सिचुएशन बन जाती है। अब हर मुल्क जो है वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पावर अपने पास, मिलिट्री हथियार वगैरह रखे, ठीक है जी, और ये एक फिक्स्ड डॉक्ट्राइन बनाया हुआ है स्टेट्स ने कि उन्होंने हथियार लाजमी रखने हैं, फौज लाजमी रखनी है, मतलब कि जंग के लिए तैयार रहना है। तो ये रियलिस्ट कहते हैं कि आप वार को अवॉइड नहीं कर सकते। रियलिस्ट कहते हैं कि आप वार को अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ह्यूमन नेचर इम्परफेक्ट है, लेकिन आप थ्रो योर पावर्स, आप पावर्स जो है वो थ्रो योर पावर्स यू कैन अवॉइड वार। अगर आप ताकतवर बन जाते हैं, जैसे अमूमन हम कहते हैं कि भाई हम कमज़ोर ख़ानदान है हमारा, हम इस माशरे में सरवाइव नहीं कर सकेंगे, इसके लिए लाजमी है कि हमारी फैमिली में से कोई एक फ़ौज में हो, जैसे मेरे अब्बू कहते हैं, तो ये लाजमी है कि एक पुलिस में हो, ताकि फिर हमारी जो कंट्रोल है वो एक सोसाइटी में एक रोब दबदबा जो है वो कायम रहना चाहिए, ताकि कोई भी हमसे ऐसे लड़ने ना चला आए। आप जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो पावर इंक्रीज करना, पावर रखना, और फिर डिमोन्स्ट्रेट करना, डिस्प्ले करना, जैसे वो आपने अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान ने नया बम बनाया तो उसने फिर टेस्ट किया है, इंडिया ने बनाया तो टेस्ट किया है, दूसरे कंट्रीज जो बनाते हो तो टेस्ट करते हैं, दे डिमोन्स्ट्रेट देयर पावर। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम आजकल क्या चल रहा है, रियलिस्ट लोग चल रहे हैं, एंड दे बिलीव के पावर जो है वो मैक्सिमम पावर इंक्रीज होना चाहिए, और पावर आपको रखना चाहिए, और फिर उसे डिमोन्स्ट्रेट भी करना चाहिए ताकि दुश्मन को अंदाजा हो कि भाई इससे लड़ना जो है वो खतरे से खाली नहीं है ना। जी सर। जी सर। ये हमने दो थ्योरीज को देखा, एक रियलिस्ट और दूसरे आपके आइडियलिस्ट हैं। आप देखें कि जो स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रही, ओके जी, 19 या 20 है, ओके जी। आप देखें कि लेट्स टॉक अबाउट द जस्ट काज एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द जस्ट एट बेलम। एक रूल है द राइट टू वार, कि डू यू हैव राइट टू वार, क्या आपका हक बनता है कि आप लड़े, क्या लड़ना आपका हक बनता है, या जो जस्ट वार है वो सही है या गलत है। तो इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं, इस रूल को हम कहते हैं जस्ट एट बेलम रूल। इज द रूल दैट द मोरल यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स रिक्वायर्स अ जस्ट काज। अब ये रूल आपसे रिक्वायर करता है कि जब भी आप फौज को, आर्मी को यूज करें, तो देयर मस्ट बी सम जस्ट काज, एक जायज वजह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आर्मी को अलाउ कर दें और फिर वो सपोज सिविलियंस पर, जैसे यहाँ पर अगर रेंजर्स है तो वो फिर रेंजर्स जो है वो सिविलियन को बगैर किसी वजह के मारना शुरू कर दे। देयर मस्ट बी सम जस्ट काज। अभी आपकी जो रेंजर्स है वो कनकोट में है, तो वहाँ पर कुछ अमन वगैरह है, जैसे पुलिस ने पिछले इसी महीने के 2-3 हफ्ते पहले की बात है
कि आपके वो किया था इन्होंने एक बंदे को जो दाढ़ी वगैरह डेकोरेट था उसे मारा था, तो कुछ अमन हुआ है। तो डेट वाज द जस्ट काज कि अगर कोई आप एक्शन लेते हैं, आप रिटेलिएट करते हैं, तो देयर मस्ट बी सम जस्ट कार्ड. It is a set of criteria that are to be consulted before engaging in war. तो जब भी आप वॉर लड़ने जाएं तो कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए. देयर मस्ट बी सम क्राइटेरिया. तो वेदर एंटरिंग इनटू वॉर इज परमिसिबल और नॉट, कि जो आप जंग लड़ने जा रहे हैं डेट इज परमिसिबल, कि आप जंग लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते. डेट डिपेंड अपॉन योर काज को देखा जाएगा, वजह को देखा जाएगा कि आप क्यों जंग लड़ने जा रहे हैं. ओके जी, लेट्स सी सम अदर स्कॉलर्स सच एज एरिस्टोटल. तो इसका हम जिक्र कर चुके हैं. तो ये जो आपकी जस्ट वार थ्योरी है, इट रिजेक्ट्स, ये रिजेक्ट करती है आपकी लव फॉर वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, कि मुल्क को फतह करना है, कॉन्क्वेस्ट करनी है और जंग लड़नी है. समटाइम वी फाइंड दिस लव फॉर वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट इन टेररिस्ट. तो हम देखते हैं कि टेररिस्ट में ये चीज होती है, दे हैव लव फॉर वॉर. तो ये जो आपकी जस्ट वार थ्योरी है, ये रिजेक्ट करती है इसको, इस इमोरल परसेप्शन को रिजेक्ट करती है और एक्सेप्ट करती है कुछ मोरल काजेस को, जो वार को जो है वो वार को लड़ने में आपके देयर मस्ट बी सम मोरल काजेस. अगर कोई मोरल काजेस हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इमोरल काजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. एरिस्टोटल ने कहा वी शुड वेज वार, हमें जंग लड़नी चाहिए फॉर द सेक ऑफ पीस. अगर दुनिया में अमन कायम करना है, अगर आप माशरे में अमन चाहते हैं, तो आप पुलिस रख सकते हैं, आप आर्मी रख सकते हैं, और डेफिनेटली वो फिर ऑपरेशंस करेंगे. ठीक है जी, बिकॉज ऑफ पीस. अगर पीस नहीं होगा तो इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल को कत्ल करता रहेगा. इट मीन्स कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, एंड एवरीवन विल बी परमिसिबल टू किल एनीवन. तो किसी को भी कत्ल कर देना फिर जायज बन जाएगा, मोरल बन जाएगा. अब इसको हम इमोरल क्यों समझते हैं? क्योंकि दैट इज नॉट जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड नहीं है, दैट इज नॉट जस्ट रीजन, ये जस्ट रीजन नहीं है. ओके, देन इसके साथ जो है हम वी एक्सेप्ट, जो हमने इनिशियली बात की थी, आप लोगों ने बताया था सेल्फ डिफेंस का. अगर सेल्फ डिफेंस हो तो लड़ा जा सकता है. अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, अगर पीस कायम करना है तो लड़ा जा सकता है. बेटा साइसरो जो है ये आपका 1st सेंचुरी BC बिफोर क्रिस्ट जो है इरा में था. ये एक ही वाज एनालाइज्ड ऑफ जस्ट वार थ्योरी. ये जस्ट वार थ्योरी का इसने एनालिसिस किया था. ठीक है जी, और इसने कहा कि जो जंग है, द ओनली प्रॉपर ओकेजन फॉर द यूज ऑफ फोर्स, अगर आर्मी को यूज करते हैं तो जो प्रॉपर ओकेजन है वो क्या है? रॉन्ग रिसीव्ड है. सपोज इफ समवन इंसल्ट यू, तो अब आप कुछ ना कुछ करें, और अगर किसी ने आपकी वर्बल डिसरेस्पेक्ट कर दी है, जिसको हम कहते हैं ज़बानी बेइज्जती, तो अगर आपकी किसी ने वर्बल डिसरेस्पेक्ट की है तो तब आप कुछ ना कुछ फोर्स का यूज करें. अगर डिसिक्रेशन हो रही है, आपके जो मुकद्दस प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस हैं, अगर उस पर कोई अटैक करता है, अगर उस पर कोई सपोज जैसे हम कहते हैं कि अगर कोई शूज पहन कर जाता है मस्जिद में, तो हम कहते हैं ये अच्छा नहीं कर रहा, बुरा कर रहा है. वी ट्राई टू रेजिस्ट, हम रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं. जो हमारे नेशनल सिंबल्स हैं,
नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे वो आपने देखा ना था कि जो सफदर है मरियम नवाज के हस्बैंड, उन्होंने जाकर कायद आज़म की मज़ार पर जाकर नारेबाजी की थी, तो उस पर केस लगाया गया था, उसे गिरफ्तार भी किया गया था। तो साइसरो के मुताबिक जब भी आप व्हेन यू रिसीव रॉन्ग, तो यू शुड यूज योर फोर्स, और दैट इज द प्रॉपर ओकेजन, वो आपका प्रॉपर ओकेजन होता है कि तब आपको कुछ ना कुछ रेटेलिएट करना चाहिए। तो ये हमने दो स्कॉलर्स को देखा, एक एरिस्टोटल को और दूसरा हम साइसरो की बात कर रहे थे। साइसरो कहता है कि जब आप रॉन्ग रिसीव, आपको व्हेन यू रिसीव समथिंग रॉन्ग, तो यू शुड रेटेलिएट या रेस्पॉन्स, तब आपको रेटेलिएट या रेस्पॉन्स करना चाहिए। और आपके रॉन्ग रिसीव में क्या चीजें आती हैं? आपकी इंसल्ट आती है, वर्बल डिसरेस्पेक्ट आती है, डिसिक्रेशन आती है, किसी भी मुकद्दस जगह की बेहुरमती करना, या सपोज कोई मंदिर है, कोई चर्च है, कोई मस्जिद है और वहां पर जाकर कोई अनएथिकल एक्टिविटीज करे, तो इस तरह की चीजें जो है आपकी रॉन्ग रिसीव में आती हैं। ठीक है जी। और फिर नेशनल सिंबल्स, जैसे मैंने कायद आज़म की मज़ार की एग्जांपल दी, तो तब रेटेलिएट करना। देन एरिस्टोटल ने कहा कि ऐसे लोग जो गुलामी डिजर्व करते हैं, तो तब जो है आपको जंग लड़नी चाहिए उन लोगों को गुलाम बनाने के लिए। तो क्या एरिस्टोटल इस बात में सही है कि अगर किसी नेशन को स्लेव बनाना हो, वन हु डिजर्व्स स्लेवरी, ऐसी कौम जो स्लेवरी डिजर्व करती है, तो उस पर क्या वार डिक्लेयर कर सकते हैं? उसके अगेंस्ट में वार लड़ सकते हैं? सर ये ह्यूमन राइट नहीं है ना, किसी को स्लेव बनाना। किसी को स्लेव बनाना ह्यूमन राइट नहीं है। लेकिन देखें, ये आपके समथिंग 300 BC के लोग हैं, तो उस वक्त आपकी जो स्पार्टन्स थे और मेलियंस थे, ये हमने ग्रीस वाले जिनको कहें, एथेंस और ग्रीस वालों में क्या फर्क होता था? एथेंस वाले बिलीव करते थे ताकत में, पावर में, रियलिस्ट अप्रोच इनकी ज्यादा स्ट्रांग थी। तो ये लोग बिलीव करते थे कि ताकत जो है वो आपके उसको प्रिजर्व करने के लिए आप कुछ भी करें, और ये अपने बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दिया करते थे, जबकि ग्रीस वाले अपने बच्चों को एजुकेशन दिया करते थे। एरिस्टोटल वाज फ्रॉम द ग्रीक सोसाइटी, एरिस्टोटल ग्रीक सोसाइटी से ताल्लुक रखते थे। खैर ये तो अलग कॉन्टेक्स्ट की बात है। तो यहां पर हमने देखा कि एरिस्टोटल कहते हैं कि आपकी वार जस्टिफाइड है, मतलब आपकी वार जस्ट है, दैट इज जस्ट वार, अगर आप किसी को गुलाम बनाएं, उस कौम को जो गुलामी डिजर्व करती है, तो ऐसी जंग जो है वो सही है। अच्छा, अब देखिए हम जॉन स्टुअर्ट मिल को देखते हैं। ये कहते हैं कि आपकी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, और आप अगर जंग लड़ते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि बर्तानिया, फ्रांस, अमेरिका, क्योंकि ये वेस्ट वाले हैं ना, हमने ये पढ़ा था ना कि जो अर्थ प्लैनेट है उसको यहाँ पर ग्रीनविच लाइन पे एक इक्वेटर पर लाइन काटती है, जिसको हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं, और ये अर्थ को दो हिस्सों में, ईस्ट और वेस्ट में बांट देती है। हम रहते हैं ईस्ट में, हम हैं मशरिकी, और वो लोग हैं मगरबी, वेस्ट वाले। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि अगर आप किसी ऐसी जो लोग हैं जो एडवांस नहीं है, तो उन पर अगर अपनी सिविलाइजेशन जो है वो नाफिज करनी है, आपने उनको अपनी सिविलाइजेशन देनी है, तो तब आप जंग लड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, यहाँ पर सपोज पाकिस्तान में बुर्का पहना जाता है और हर कोई दुपट्टा पहन के बाहर निकलता है, औरतें कम निकलती हैं। अब अमेरिका चाहता है कि यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन हो, तो अमेरिका मॉडर्नाइजेशन करने के लिए यहाँ पर फौज भेज दे। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि ये इंटरवेंशन जो है ये जस्टिफाइड है, ऐसी इंटरवेंशन जस्टिफाइड है, मतलब कि ऐसा हमला जो है वो जस्ट वार के जमरे में आएगा, जस्ट वार थ्योरी में आएगा, क्योंकि ये आपका जो मोटिव है डेट इज जस्टिफाइड। तो क्या ये सही बात है?
कि वेस्ट वाले आप पर अपना कल्चर ठोंसें और आपको कहें कि आप हमारा कल्चर फॉलो करें, सिर्फ वो अपना कल्चर देने के लिए हम पर जंग छेड़ दें, डेट इज राइट? नो सर। नो सर। लेकिन ये एक परसेप्शन तो है ना। ओके, लेट्स सी। ये फिर जॉन स्टुअर्ट की एक दूसरी जो है आपकी दूसरा स्टेटमेंट है, और ये दूसरा रीजन बताता है कि क्यों आप जंग शुरू कर सकते हैं, या आपकी जो वार है डेट वुड बी द जस्ट वार। जॉन स्टुअर्ट कहते हैं कि सपोज जो फोर्स कन्वर्जन होती है, सपोज जबरदस्ती किसी का रिलीजन चेंज करवाया जाए, हिंदू से उसे मुसलमान बना दिया जाए, या मुसलमान से उसे हिंदू बना दिया जाए, या इसी तरह क्रिश्चियन से मुसलमान बन जाए, फिर मुस्लिम से क्रिश्चियन बन जाए, फिर हिंदू से जो क्रिश्चियन बन जाए, तो ये जो जबरदस्ती रिलीजन चेंज करवाया जाता है, तो ये कहता है कि अगर किसी मुल्क पर डिवाइन कमांड उसके मुताबिक वो क्या है, आपकी है क्रिश्चियन रिलीजन, तो अगर आपने क्रिश्चियनिटी फैलानी है तो आप तब वार जो है फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये सही है? तो सही नहीं है बेटा नहीं देखें, सर, क्योंकि हर किसी का तो अपना अपना रिलीजन होता है ना। बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं ये रिलीजियस फ्रीडम की बात है। वी एग्री विथ रिलीजियस फ्रीडम। आपकी अपनी एक परसेप्शन है, यू हैव योर रिलीजन, यू फॉलो सम काइंड ऑफ डिवाइन कमांड, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन स्टुअर्ट एंड ही सेज कि इफ a divine command is there, if a true faith is there, एक सच्चा मजहब है, एक ट्रू रिलीजन है, सपोज एक ट्रू रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, तो ये जो क्रिश्चियनिटी है इसको फैलाने के लिए लाजमी है कि आप वहां पर फोर्स का यूज करें। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा जो अक्सर एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि आपका जो इस्लाम है वो स्वार्ड या तलवार के जरिए फैला है। ये सुना है आपने? नो सर। नहीं सुना? तालीम को तलवार की तरह ऐसा अच्छा सुना है। अच्छा, वैसे ये मैंने स्टेटमेंट सुना है, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ इसको, यहाँ से पर एग्जांपल के तौर पर कोट कर रहा हूँ। ये मोस्ट ऑफ द टाइम कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, यानी कि जिसने ये स्टेटमेंट दिया है, जिसने ये स्टेटमेंट कहा होगा, वो इसी स्टुअर्ट मिल की बात कर रहा है कि अगर कोई रिलीजन है सपोज और वो उस पर इन्फोर्स किया जाए जबरदस्ती, तो डेट इज जस्ट काज। तो जबरदस्ती मजहब चेंज करवाना और उसके लिए फौज भेजकर वहां के लोगों तो को तब तक अपने कंट्रोल में रखना कि जब तक कि उनकी अकायद मजबूत ना हो जाए, जब तक कि वो असली क्रिश्चियन ना बन जाए, असली मुस्लिम, असली हिंदू ना बन जाए और अपने मजहब से दूर ना हो जाए, तब तक उनको ना छोड़े। तो क्या ये सही बात है? ये एथिकल है या अनएथिकल है? सर अपना मजहब किसी पर थोपना सर अनैतिक एथिकल है। बेटा, this is unethical and we do not support this theory of John Stuart Mill. Even in Islam, I quote from Holy Quran that says, "La ikraha fid din," means there is no compulsion, no forced conversion in the religion. Religion में forced conversion नहीं है. This is your personal faith. This is your personal ideology, personal observation. ये आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। वॉट एवर रिलीजन यू विश टू अडॉप्ट यू कैन अडॉप्ट। जैसे हमने यूएन डिक्लेरेशन और की बात की थी ऑन ह्यूमन राइट्स, तो उसमें हमने देखा था कि आपका रिलीजन अडॉप्ट करना दैट इज योर फंडामेंटल राइट, ये आपका राइट है। ओके, देन आपकी अदर काजेज में आपकी और बहुत सारे काजेज होंगे, लेकिन वी आर कोटिंग फ्रॉम द बुक दैट सेज कि आपका जो नेशनल आपकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, सपोज ये पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं और ये पाकिस्तान की एक टेरिटरी है, इस पे के अंदर अगर कोई क्रॉस करके आता है तो पाकिस्तान
कैन रेटेलिएट, जवाबी कार्रवाई कर सकता है, फोर्स का यूज कर सकता है। और दूसरा क्या है आपका है, अगर कोई पहले अटैक कर दे, सपोज अगर इंडिया ने पहले अटैक किया तो अब पाकिस्तान जो है वो अपना ये अटैक कर सकता है। देखिए बेटा, हम इंडिया के न्यूक्लियर की बात करें तो इनका इंडिया में एक डॉक्ट्राइन है, दैट डॉक्ट्राइन रिलेटेड टू द न्यूक्लियर इज दैट नो फर्स्ट यूज। इंडिया ने जब एटम बम बनाया तो उन्होंने उसका एक डॉक्ट्राइन, एक प्रिंसिपल बनाया कि कभी भी हम पहले एटॉमिक बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई मुल्क अटैक करता है एटम बम हमारी तरफ फेंकता है तो हम फिर जवाब में उसको फेंकेंगे। ठीक है जी। अब देखें यूएन की जो चार्टर है 1945 में यूएन का जो चार्टर आया उसमें आपके दो आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है आपका, दो आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है आपका आर्टिकल 2 सेक्शन 4 है जी ना। एक आर्टिकल है आपका 2 सेक्शन 4, इसको 2(4) भी कह सकते हैं आप। ठीक है बेटा, ये क्या कहता है कि आपके जितने भी इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उनमें जो आपके मेंबर्स हैं दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स। रिफ्रेन फ्रॉम मींस कि कोई भी ऐसा एक्शन जो जंग की तरफ जाए उसको रोकना, कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले। ये जो है इसका आर्टिकल नंबर 2(4) कहता है। देन इसका जो सेकंड आर्टिकल है डेट इज 51 आर्टिकल, और ये आपका 50 आर्टिकल कहता है कि कलेक्टिव डिफेंस हो, कलेक्टिव डिफेंस हो। अब कलेक्टिव डिफेंस क्या है, सपोज हमने देखा कि दो कंट्रीज हैं ए और बी और कंट्री सी है। कंट्री सी अटैक करता है कंट्री बी पर। अब लाजमी है कि कंट्री ए हेल्प ले कंट्री बी हेल्प ले कंट्री ए से। उसके लिए एक सेल्फ डिफेंस एग्रीमेंट करना पड़ेगा इन दोनों कंट्रीज को, ए और बी को। किसके अगेंस्ट में? कंट्री सी के अगेंस्ट में। आप देखें यहां पर हमने देखा कि एग्रेसर जो कंट्री है, जो अटैक कर रहा है वो कंट्री सी है, कंट्री बी पर अटैक कर रहा है। तो आर्टिकल 51 क्या कहता है कि इन दोनों कंट्रीज को एग्रीमेंट करना चाहिए ताकि ये कंट्री देखे कि इन दोनों का एग्रीमेंट हो गया है, अब मैं दो मुल्कों के साथ नहीं लड़ सकता, तो फिर क्या होगा, अमन होगा। एंड ये फिर रेजिस्ट करेगा सी जो है कंट्री, और वो बी कंट्री के अगेंस्ट में फिर से अटैक नहीं करेगा। तो ये इसके दो आर्टिकल्स हैं, कलेक्टिव डिफेंस और आपका जो है अटैक के रेफरेंस से। इंटरवेंशन एंड जस्ट कॉज की हम बात कर रहे हैं जी। दो आपका यूएन चार्टर है दैट रूल्स आउट द यूज ऑफ फोर्स। ये कहता है कि आपने फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी आपकी स्टेट, कोई भी नेशन हो, एक्सेप्ट द विक्टिम्स ऑफ द एग्रेशन। अब ये यहां पर इसको समझें। देखें, मैंने बात की कंट्री ए और बी की और सी की। अब सी कंट्री अटैक करता है बी पे। अब ये जो कंट्री बी है ये विक्टिम है, कंट्री बी विक्टिम है। अब ये कंट्री जो है वो जंग लड़ सकता है। ठीक है जी। अ नेशन कैन परमिसिबली यूज फोर्स अगेंस्ट एन एग्रेसर। अब ये जो नेशन है, ये जो एग्रेसर सी है उसके अगेंस्ट में फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। बेटा ये जितनी चीजें हम देखकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें वो देखकर आ रहे हैं कि कहां पर जो है फोर्स का यूज या आर्मी का या जंग लड़ी जा सकती है। हम उन कंडीशंस को देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। तो इंटरवेंशन में ये कंट्री ए जो है वो इंटरवेन करेगा और ये पैक करेगा कंट्री बी से, और फिर वो जंग लड़ सकते हैं अगेंस्ट कंट्री सी। अदरवाइज जो है वो जंग नहीं लड़ सकते। ठीक है जी। अब लेट्स सी द रूल ऑफ जस्ट पीस क्या है कि फॉर वॉर टू बी जस्ट, आपकी वॉर जो है वो जस्ट होनी चाहिए, जायज होनी चाहिए। द विनिंग साइड
not only have obtained just peace for itself, जो जीत जाए वो अपने लिए ना सिर्फ पीस हासिल करे, it must not have achieved it at the price of violating the rights of others. A just war must lead to just peace. तो सबसे पहले आपका है कि जब भी आप जंग लड़ें तो जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए लड़ें, ठीक है बेटा। देन जब भी आप जंग लड़ें तो आप जो राइट्स हैं लोगों के वो वायलेट ना हो। देन थर्ड जो है वो आपका है पीस, तो उसमें आपका जस्ट पीस भी होना चाहिए, ठीक है जी। लेट्स सी हमारा जो पार्ट 2 है वो क्या है। द पार्ट 2 इज व्हाट इज रॉन्ग विद टेररिज्म। हम दहशतगर्दी को गलत क्यों समझते हैं जी? सुरक्षा जी सर। बेटा दहशतगर्दी को गलत क्यों समझते हैं आप? क्योंकि सर वो मॉरल नहीं करते ना, वो ऐसे ही अटैक करते हैं ना। मॉरल मोरल अटैक रीजन नहीं करते हैं नो सर, मॉरल रीजन उनके पास नहीं होता। बेटा। देखें हमने वर्ल्ड वार 2 का जिक्र किया, ठीक है, तो हमने उसमें देखा कि वर्ल्ड वार 2 को मॉरल कहा जाता है, लेकिन इसी वर्ल्ड वार 2 में बहुत सारे सिविलियंस, ठीक है बेटा, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए लाखों की तादाद में। आप देखें ये जो टेररिस्ट होते हैं ये भी तो सिविलियंस को कत्ल करते हैं ना, अवाम को कत्ल करते हैं। तो फौज भी जंग के दौरान अवाम को तो मारती है, वो लोग तो मरते हैं। अगर इंडिया ने अटैक कर दिया पाकिस्तान पर तो जाहिर सी बात है हमारे कश्मीर वाले हिस्से पे भी कुछ लोग मरेंगे, उस तरफ भी अटैक में मरेंगे। तो क्या आप अगर फौज आर्मी जंग लड़े तो वो जायज है और दहशतगर्द जंग लड़े तो वो जायज नहीं है? ये क्यों? सर ये सर रीजन क्योंकि उनके पास जस्ट कॉज था। रीजन होता है। हाँ जस्ट काज होता है। जी जी सर, परमिशन भी होती है उनके पास। आपने कहा था कि उन्होंने परमिशन ली थी। अच्छा, हम अगर हम कहें कि जो टेररिस्ट हैं उनका एक जस्ट काज है, दैट इज डिवाइन रिलीजन, दे वांट टू इन्फोर्स अ रिलीजन, वो अगर कोई रिलीजन इन्फोर्स करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू टेल देम दैट इज जस्ट काज। नाउ व्हाट, अब हम क्या उनके जस्ट काज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जी तो दोनों साइड से हो गया ना। देखें टेररिस्ट नहीं। अगर हम मिलिट्री की बात करें किसी भी कंट्री की, अगर वो सिर्फ इसलिए जंग लड़ती है, अमेरिका अफगानिस्तान में और इराक में सिर्फ इसलिए आया कि उसका जो जस्ट काज था डेट वाज पीस, ठीक है जी, एंड वी एक्सेप्टेड कि अमेरिका सही कर रहा है। और ये जो टेररिस्ट है उनका जस्ट काज है कि वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन अगर इन्फोर्स करना चाहते हैं तो वो समझते हैं कि डेट इज द जस्ट काज एंड द डिवाइन रिलीजन यू हैव टू फॉलो। तो अब आप कैसे कंपेयर करेंगे कि एक अगर वार कर रहा है तो हम उसको सही कह रहे हैं और दूसरा कर रहा है तो हम उसको गलत कह रहे हैं? वैसे आपके पेज नंबर 209 पर ये चीज अवेलेबल है बेटा। सितंबर 9-11 का जो हमने ये टॉपिक बड़ा फेमस है, इसमें हमने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स जो है वो 11 सितंबर 2001 को 4 हेलीकॉप्टर्स टेररिस्ट ने, अलकायदा वालों ने उड़ाए, और उसमें से 2 जो है उन्होंने ट्विंस टावर में गिरा दिए, एक व्हाइट हाउस में लेकर जा रहे थे जो कि डेमोलिश कर दिया गया, और एक उसमें से वो लेकर गए पेंटागन जो मिलिट्री हेडक्वार्टर था उनका, GHQ जनरल हेडक्वार्टर है आर्मी का अमेरिका की, वहां पर उन्होंने गिरा दिया। तो व्हाई टेररिज्म इज इमोरल? टेररिज्म अब इमोरल क्यों है? जी अब इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन के मुताबिक कि यू कंडेम, आप कंडेम करते हैं, आप बुरा समझते हैं टेररिस्ट को, ठीक है बेटा, आप टेररिस्ट को बुरा समझते हैं, वो बुरे हैं, बट हम मर्डरर को उतना बुरा नहीं समझते। हालांकि दोनों कत्ल कर रहे हैं तो दोनों को हम बुरा
बराबर क्यों नहीं समझते हैं? हम दहशतगर्दों को ज्यादा बुरा समझते हैं, और जो कत्ल कर रहा होता है किसी गांव में, किसी शहर में, बगैर किसी वजह के, कभी पानी पे, कभी बर्फ में। वैसे मेरे गांव में एक वाकया हुआ था रमजान में, 10 रुपए की बर्फ पर बंदे ने 4 बंदे मार दिए थे। तो क्या ये सही था? नो सर, हमारे लिए दोनों रॉन्ग है। दोनों जी। रॉन्ग। लेकिन बेटा एक चीज है हम में, that is not ethical, या that is not justice with us, with our families, या कुछ, या हम जो हमारी फीलिंग है, सपोज हम टेररिस्ट को ज्यादा गिल्टी समझते हैं, लेकिन हम मर्डरर्स को कम गिल्टी समझते हैं। ये है नहीं है हम में परसेप्शन, जी सर है। है जी ना? सर। नहीं सर, कैसे है? सर मुझे क्या- दोनों गलत लग रहे सर हैं दोनों, बिल्कुल। हाँ मुझे भी। हाँ अच्छा, जी लेकिन सर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मर्डर को इतना अनइथिकल या इमोरल नहीं समझते जितना हम टेररिस्ट को समझते हैं। तो ये ऑप्रोबेरियम जो है, इसका मतलब है क्रिटिसिज्म। ठीक है जी, ओके बेटा। द स्पेशल opprobrium associated with the word terrorism must be understood as a condemnation of means, not ends. आपका ऑथर कहता है कि जो तरीका वो यूज करते हैं, सपोज वो बम लेकर आए और एक पार्टी में, एक हॉल में उन्होंने बम फोड़ दिया और सारे लोग जो है वो मर गए, तो वो कहता है कि ये तरीका उनका गलत है, लेकिन उनका जो एंड है, उनका जो गोल है, उनका जो मकसद है, वो सही है। जी सर ये टेररिज्म आया ना तो कंफ्यूजन हो गई है बहुत। क्रिटिसिज्म जो टेररिज्म पर जो क्रिटिसिज्म की जाती है, इट मस्ट बी अंडरस्टूड एज अ कंडेमनेशन ऑफ मीन्स। जब भी आप दहशतगर्दी को क्रिटिसाइज करें, तो आप क्रिटिसाइज करते हैं उनके तरीकों को, कि बम आया, बम लगा दिया और सारे मर गए, एंड नॉट द एंड्स। उनके मकसद को हम क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, है ना? सर उनका मकसद सही तो नहीं होता ना सर, सारे लोगों को मार देना। रास्ता ही गलत होता है बिल्कुल। बेटा आपका एंड जो है वो, जैसे हमने इलेक्शन वाली बात की ना, राइट इंटेंशन वाली बात की हमने जब, जी सर। तो राइट इंटेंशन में हमने बात की थी कि जो अनपॉपुलर पॉलिटिशियंस होते हैं, दे ट्राई टू क्रिएट chaos, रियोट्स, स्ट्राइप्स, skirmishes, ताकि वो वोट जीत सकें, इलेक्शन जीत सकें। ओके, नाउ 9/11 जो वाकया हुआ अभी, जो मैं आपको बता रहा था, तो ये जो इंसिडेंट है, उसमें जो दहशतगर्दों का सपोज जो एंड था, जो भी था, ठीक है जी, इवन इट वॉज गुड। तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? आप टेररिस्ट के बारे में क्या कहेंगे? अगर उनका मकसद सही हो, मकसद अच्छा था कि अमेरिका ने बड़ी तालिबानों को बड़ा तबाह किया, उसके खिलाफ बड़े ऑपरेशंस वगैरह किए, बहुत सारे तालिबान मार दिए, अब उन्होंने रेटिलिएट करना था, बदला लेना था। उनका मकसद तो अच्छा है कि वो अपने भाइयों के खून का बदला लेना चाहते हैं। तो अगर उनका ये मकसद अच्छा है, तो जो उन्होंने किया, क्या वो सही था? क्या उन्होंने ट्विंस टावर को गिराना चाहिए था? पेंटागन पर जहाज गिराना चाहिए था? नो सर, सही नहीं है आई ये। थिंक नो सर। नो। ओके बेटा, चाहे आपका एंड, चाहे आपका भी हो। मीन, जो भी हो, अगर तरीका गलत हो या मकसद गलत हो, दोनों चीजें गलत है। ठीक है जी? एक अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, चाहे वो तरीका हो या आपका मकसद हो, बोथ आर इमोरल। ठीक है जी? जी सर।
और हमने देखा कि जो आपके टेररिस्ट होते हैं दे आर नॉट पैसिफिस्ट, दे आर नॉट पैसिफिस्ट, दे डू नॉट बिलीव इन पीस, ठीक है, पीस फॉर ऑल, दे कंसीडर वॉर टू बी जस्ट जैसे अभी कुछ साल पहले पेशावर में जो वाकया हुआ था ब्लैक डे 16 दिसंबर को। जी 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 जी, पेशावर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, उनको तो बिल्कुल मार देना चाहिए, बिल्कुल उनका मर्डर होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल मार देना चाहिए। जी सर। ओके, वेरी गुड। व्हाई शुड अ सिविलियन डेथ बी एक्सेप्टेबल? अब यहां पर हम आर्मी की बात करते हैं। इफ इट अकर्स अ साइड इफेक्ट ऑफ कॉम्बैट डेट सर्व्स अ वर्दी एंड, अगर एक मकसद है उसके लिए फौज लड़ रही है तो जो सिविलियंस मर जाते हैं हम कहते हैं चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल होता है। वेयर अ सिविलियन डेथ दैट इज इन्फ्लिक्टेड डेलिबरेटली एज अ मींस टू द सेम एंड एज अ टेररिस्ट आउटरेज, अगर सपोज अगर एक आर्मी ने दूसरे कंट्री पर अटैक कर दिया और सिविलियंस मर गए तो इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज एक्सेप्टेबल। अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने अगर अटैक कर दिया और सिविलियंस मर गए तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सही कह रहा है? बेटा अच्छे मकसद के लिए अगर आवाम मर जाए तो ये एक्सेप्टेबल है ना? जी और वही अगर वही मकसद हो, अगर वही अच्छा मकसद हो और दहशतगर्द मार दें तो ये अच्छा नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सर उनका तरीका गलत है ना टेररिस्ट का। टेररिस्ट का तरीका क्या गलत है? सर मर्डर कभी भी अच्छा नहीं है। मेजोरिटी में हाँ सर हमें गलत लगेगा अगर मर्डर हो चाहे कोई करे थे। नहीं नहीं, अपना तीशा बता रही थी बेटा क्या तरीका गलत है? गलत है, उनका तरीका सही नहीं है क्या? जैसे वो पूरी इतनी मेजोरिटी में बम फोड़ रहे हैं, जिसका हाँ कसूर नहीं है वो भी मर जाते हैं और जिसका कसूर होता है वो भी मरते हैं। ये आपने हिरोशिमा और नागासाकी का के बारे में सुना है? नो सर। नहीं नो सर, सर, है? नहीं नो सर। नहीं सर, जापान के बारे में सुना है? जापान। हाँ हाँ जापान। जापान तो मुल्क है। बेटा हाँ, जापान में 2 शहर हैं। मैं तीशा से बात कर रहा था। तीशा आपने पॉइंट रेज किया है तो मैं आपको आपके पॉइंट पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा था कि हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर हैं। 6 और 9 अगस्त 1945 को आपकी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई वो पता है किस तरह खत्म हुई? कि इन 2 शहरों पर सबसे पहले एटम बम अमेरिका ने बनाया और सबसे पहले अमेरिका ने ही इस्तेमाल किया। इन 2 शहरों पर अमेरिका ने एटम बम गिराए और लाखों की आबादी वहां पर जल गई, जल के राख हो गई। तो अब ये बताएं कि जो अमेरिका ने किया वो भी उनका एक एंड था, वो भी उनका एक वर्दी एंड था अकॉर्डिंग टू देम, वो भी एक एंड था। और इसी तरह एक एंड होता है टेररिस्ट का, और वो भी बड़ी तादाद में लोग मार देते हैं। तो वो जो अमेरिका ने किया एक्सेप्टेबल, और जो टेररिस्ट करते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। व्हाई दिस इज सो? Sir, I'm now confused. ओके बेटा, देखें टॉपिक ही ऐसा है कंफ्यूज होने वाला। देखें 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 मैं आपको बताता हूं। सपोज मैं आपको बताता हूं कि जब भी वार होती थी तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वो कुछ जस्ट काजेस बताते थे, कुछ कंडीशंस बताते थे। जैसे अब हम ऊपर कंडीशंस पढ़कर आए, हर किसी ने अपनी कंडीशन बताई है। तो प्रॉफिट क्या कहते थे कि जब भी आप वार लड़ने जाएं तो सबसे पहले बच्चों को नहीं मारना, औरतों को कत्ल नहीं करना, बूढ़ों को कत्ल नहीं करना है,
और उनकी प्रॉपर्टी को नहीं जलाना है। अभी आप देखें जो टेररिस्ट होते हैं वो बच्चों को कत्ल करते हैं, औरतों को कत्ल करते हैं, बूढ़ों को कत्ल करते हैं और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि वो कंट्री कोलैप्स कर जाए, वो कंट्री तबाह हो जाए, है ना। लेकिन जी सर। लेकिन ये तो मैं आपको बता रहा था कुछ कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। जब भी वार हो हम देखेंगे सबसे पहले कॉजेस कि क्यों लड़ी गई, देन वी विल सी द एंड्स, मकसद क्या था, देन वी विल सी द रिजल्ट्स, उसके रिजल्ट्स क्या हुए, ठीक है जी। देन वी विल फाइनली डिसाइड कि वेदर इट वाज जस्ट वॉर और इट वाज नॉट अ जस्ट वॉर, ठीक है जी। अब देखिए बेटा, हम देखें काजेस देखते हैं। अगर एक मुल्क ने सपोज एक कंट्री ने बी पर अटैक कर दिया, ए ने बी पर अटैक कर दिया, अब यह है कि बी के पास एक काज है, मतलब इसका जस्ट वार हो गई, ठीक है जी। एक मकसद है, इसका मकसद क्या है कि इसने जो अटैक किया है, मेरे लोग मारे हैं, तो मैंने रेटेलिएट करना है, ये इसका मकसद है। अब रिजल्ट हम देखेंगे कि क्या दोनों जंग लड़ने के बाद अमन आया, पीस आया। अगर पीस आया तो डेट इज जस्ट वार। अगर पीस नहीं आया और जंग चल रही है, दोनों मुल्क एक दूसरे को मारते ही जा रहे हैं, तो डेट इज नॉट द जस्ट वार, बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिविलियंस। ये जो हम पीछे पहले इसकी क्लास में बात कर रहे थे ना कि हमने सिविलियंस के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, वी मस्ट हैव टू सी द राइट्स, ओके। तो सबसे पहले देखें कि जब भी आप लड़ने जा रहे हैं तो देखना यह है कि आप लड़ने क्यों जा रहे हैं। क्या उसने आपकी पेंसिल चोरी की है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने मकसद देखना है कि अगर आप लड़ेंगे तो आप क्या अचीव करना चाहते हैं। और फाइनली आपने रिजल्ट देखना है कि जब आप लड़कर बैठ गए, घर पे बैठे हुए हैं आप सुकून में, तो अब आप एनालाइज करें कि आपने जो लड़ा, जंग की, तो उसका नतीजा क्या निकला। हमारे यहाँ मोस्टली फैमिलीज में जो लेडीज होती हैं वो विदाउट एनी काज एंड बगैर किसी मकसद और वजह के लड़ रही होती हैं और फिर 2-2 साल 3-3 साल एक दूसरे से बातें नहीं करती हैं, है ना। सर लेकिन हम ऐसे करते हैं लेकिन रियलाइज हो जाता है बाद में हमने गलत किया था। ठीक है, तो ये इन चीजों को देखना है जब भी आप लड़ें। अपना ये क्या नाम है, सुरक्षा। जी सर। हाँ बेटा, ये जब भी आप कोई बात करें तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा। असाइनमेंट जमा कर दिए? तुमने कहा, तुमने ऐसे कहा सर, मैंने बोला तो सही प्रेजेंटेशन में बाद में देती हूँ, ऐसा कुछ बोला। सर मेरा टोन ऐसा हो गया होगा, मेरा इरादा नहीं था, हो गया अचानक से। बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से खाना खा रही होगी, चलो छोड़ें। The core moral idea is prohibition against aiming at the death of harmless persons। जो कोर आइडिया है बेटा, मोरल आइडिया क्या है, जो हार्मलेस पर्सन्स हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं, उनको नहीं मारा जाए, ये मकसद होना चाहिए। इसको इस पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है जी। देन ये हमारी लास्ट स्लाइड है आपकी, इसके बाद लास्ट है, सेकंड लास्ट है। एवरीवन इज presumed to be inviolable in this way until he himself become a danger to others, so we are permitted to kill in self defense and to attack enemy combatants in war। अब कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं। देखें तो सबसे पहले तो आपने किसी के लिए खतरा नहीं बनना है, ठीक है जी। यू शुड नॉट बी डेंजर फॉर अदर्स, एंड देन ये आपके फर्स्ट पॉइंट आपकी ये है। और दूसरा ये है कि अगर आप पर कोई बेटा अटैक करता है तो सेल्फ डिफेंस लाजमी करें। जैसे हमारे यहाँ पहले वो बड़े बूढ़े बैठते थे तो रात को गांव में चौकीदार बिठा देते थे जो घूमते रहते थे। आजकल तो पुलिस घूमती है, तो रात को चौकीदार हर घर से, अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर हर घर से एक रात को बंदा जागता है और वो फिर पूरे गांव की, पूरे विलेज की जो है वो सेल्फ डिफेंस कर रहे होते हैं, ठीक है जी।
देन जी अगर कोई एनिमी आप पर अटैक करता है, इन केस ऑफ वॉर, यू मस्ट अटैक, या आपने रेटिलिएट लाजमी करना है। तो ऐसे नहीं करना जैसे मतलब अगर कोई मार दे तो तुम कह दो कि अच्छा ठीक है आज तुम मार के चले जाओ, फिर अब अगर मैं जिंदा रहा तो देखूंगा। ठीक है। सर इतने अच्छे तो हम भी नहीं हैं। ठीक है। बेटा, व्हाट इज द बेस्ट टू अवॉइड और मिनिमाइज सिविलियन कॉजुअलिटीज इन द वॉर? क्योंकि मुल्कों में जंग होती है तो सबसे पहले हमारा जो काज होना चाहिए, हमारा जो एंड होना चाहिए, ठीक है जी, वो क्या होना चाहिए कि जो सिविलियंस हैं उनकी प्रोटेक्शन, अवाम की प्रोटेक्शन। अवाम की प्रोटेक्शन क्यों? बिकॉज दे आर नॉन कॉम्पिटेंट। ये लड़ने वाले लोग नहीं हैं, ये डर के छुपने वाले लोग हैं। जो बचने वाले, बचाने वाले, जिनको बचाया जाए उनको बचाना लाजमी है। ठीक है जी। तो आज की क्लास हमारी ख़त्म हो गई। 5 मिनट मैंने आपके एक्स्ट्रा ले लिए और मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। आपके जो भी इररिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो उनसे प्योर रहे।